नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। काफ़ी लंबे समय के बाद, एक गैपिंग के बाद एक वीडियो आ रही है, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। आगे आने वाले समय वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो ये देखते हैं, बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। दरअसल जब भारत की नदियों की जब बात करते हैं तो भारत की नदियों में हम देखेंगे, दरअसल क्या होता है कि हम जब भारत की नदियों में, इससे पहले जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था अलग अलग जो नदियों के, जो एक तरीके से कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, इन सब नदियों के तंत्रों के बारे में अलग अलग तरीके से बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पूरी भारत की नदियां हैं उनके बारे में बताएंगे, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। आने वाली जो वीडियोज़ रहेंगी उनमें हम अलग अलग जो नदी तंत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो गंगा नदी तंत्र हो, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत की नदियाँ हों, अरब सागर में बंगाल खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हों, या फिर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ नदी तंत्र, और हम बात करेंगे, दो शब्द होते हैं, एक होता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जैसे मैंने बात किया, अभी मैं बात कर रहा था ड्रेनेज सिस्टम जैसे, तो जैसे मैंने गंगा नदी तंत्र की बात की, तो गंगा नदी तंत्र मतलब गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम कैसा, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सिंधु नदी हो गया, इसके बारे में एक शब्द होता है ड्रेनेज पैटर्न। तो नदी अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरोध, दो शब्दावलियों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो उन शब्दावलियों में अगर हम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता है कि नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, उसकी आस जो नदियाँ हैं उसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और उस जो पूरी नदी का जो उसका तंत्र दिखता है उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे नदी प्रतिरूप की, तो नदी प्रतिरूप का ये अर्थ ये होता है कि उसकी ज्यामितीय आधार पर वो कैसा दिख रहा है। कहीं कई बार आप पढ़ते हैं कि नदियों का प्रतिरूप कैसा है, अरी आकार का है, मतलब कि वो पैटर्न कैसा आपको दिखेगा कि अरी तंत्र का है, नदी बीच से निकल रही है, इस तरफ जा रही है, एक रूपीय है, या अरी तंत्र आपको दिखेगा अलग अलग तरीक़ों के, या चतुर्भुज की तरीके से, अलग आयताकार नदी प्रतिरूप, अलग अलग तरीके के प्रतिरूप आपको दिखेंगे। ज्यामितीय आधार पर हम देखेंगे कि जो एक, जैसे आप देखते हैं ना कि मतलब वो जो आपको जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो किस तरीके का दिख रहा है, उसको हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो हम, हालांकि मैंने इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर, आप लोग इसको देखिएगा तो आपको ड्रेनेज पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आपको बताया है। तो ये बात करते हैं नदी तंत्र, शुरुआत वहीं से करेंगे, कहाँ से? सिंधु नदी तंत्र से शुरुआत करते हैं। तो ये देखते हैं सिंधु नदी। अभी अब इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब अभी इसमें चूँकि इस नदी तंत्र की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे, और कौन कौन सी नदियाँ, इनके बारे में आप ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वीडियोज़ में हम सिंधु नदी तंत्र का बिल्कुल बहुत अच्छे से विधिवत रूप से इसके बारे में बताएंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कैसे जाती है, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ मिल करके सिंधु नदी तंत्र बनाती है, जिसमें से मुख्य नदी तो सिंधु है, उसकी सहायक नदियों में हम देखेंगे। अब सिंधु कहाँ से निकलती है उसके बारे में भी मैं आगे बता देंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील से, अर्थात तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है मानसरोवर, वहाँ से निकलती है। और ये पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती वो नदियाँ हैं जो पहले से उसी अवस्था में बह रही हैं, और वो जैसे जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने उसको काट करके अपने पूर्व पहले के ही मार्ग पर चल रही, उनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। उसी तरीके से सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण सिंधु हो गई, सतलज हो गई। अब सिंधु नदी की बात करेंगे तो मैंने बताया मानसरोवर झील से निकलती है, और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए नदी अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। इसमें सबसे उत्तर में कौन सी नदी, दक्षिण में कौन सी नदी, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। इनके बीच में दोआब है, रेचना, दोआब, बारी, बिस्त, इन सब दोआब है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो झेलम नदी की बात करेंगे तो निकलती है वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से, चिनाब बड़ा लाचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश से, व्यास जो है रोहतांग से, रावी रोहतांग से, और व्यास भी रोहतांग के व्यासकुंड से निकलती। तो इसमें, और सतलज जो है वो मानसरोवर झील से ही निकलती। तो सतलज हो गई और सिंधु नदी हो गई, दोनों मानसरोवर झील से निकलती हैं। अब इसमें देखेंगे मुख्य नदी तो सिंधु है, सिंधु के बाद यहाँ पे देख रहे हैं झेलम है। झेलम जो है वो चिनाब की सहायक नदी, रावी है, और उसके बाद सतलज है। सभी नदियाँ आके मिल करके पंचनद कहलाती हैं, और ये आगे चल के कराची के पास में ये अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है, अरब सागर में नदी गिर जाती है। और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ज़माने में ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक कर्व सा दिख रहा है, ये एरिया, मतलब देखेंगे तो आपको
जो आप सिंधु नदी को देखेंगे तो ये ईस्ट वाले एरिया में, जो गुजरात के उस तरफ आप देखेंगे, जो राजस्थान के उस तरफ, तो यहाँ पे आपको एक कर्व सा दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक बैंड सा आपको दिखेगा ये। तो ये क्यों, इस वजह से क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो ये वाला हिस्सा भारत का, ये हिस्सा ये ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठने की वजह से नदी जो है वो पश्चिम की ओर धीरे धीरे खिसक रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक कर्व सा दिखेगा सिंधु नदी में। तो उसकी वजह से ये कर्व है। आइए और हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बाद हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। मुख्य नदी गंगा है। गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर के एक सिस्टम बनाती है जिसको हम लोग गंगा नदी तंत्र कहते हैं। इस जो ये गंगा नदी तंत्र है, इसमें हम देखेंगे तो मुख्य नदी गंगा है, उसकी सहायक नदी यमुना है। और देखेंगे तो गंगा जो है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। अब इसमें और भी देखेंगे तो मुख्य नदी गंगा है, वो यमुना हो गई। और गंगा की और भी सहायक नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे एक रामगंगा नदी भी है, फिर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी, आगे चल के महानंदा ही पड़ेगी। तो इनको भी मैंने बताया नहीं आपको, इसमें जब चिंतित होने की जरूरत नहीं, आगे हम इनके बारे में बताएंगे। तो देखिए जैसे गंगा हो गई, यमुना यमुनोत्री से निकलती। आगे की जो नदियाँ हैं, जैसे मैंने गोमती की बात की, गोमती जो है वुलर झील, पीलीभीत की वुलर झील से गोमती नदी निकलती। घाघरा जो है मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती। गंडक जो है वो नुबिन हिमाल ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। कोसी जो है वो कोसाई थान शिखर से निकलती है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, अब इसमें से दाएं और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ। अभी हालांकि मैंने इसमें, अभी मैं बताऊं इसमें तो मैं गंगा के बारे में अभी अलकनंदा, भागीरथी और इन सब नदियाँ कौन सी देवप्रयाग में मिलती है, कौन सी कर्णप्रयाग में मिलती है, तो इन सब के बारे में अभी मैंने नहीं बताया। आने वाले वीडियोज़ में जब हम गंगा नदी तंत्र बताएंगे तो विस्तृत रूप से इनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, जिसमें से पूरा डायग्राम सिर्फ गंगा नदी का ही बनेगा। कौन सी कहाँ पर नदी मिलती, कौन सा तीर्थ स्थान कहाँ पर है, उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो ये याद रखिएगा। बाकी जो ये कौन कौन सी बाएं किनारे, जैसे गंगा नदी ये बह रही है, उसका बायां किनारा उत्तर की ओर हुआ, दाएं किनारा दक्षिण की ओर। तो बाएं किनारे से तो मिलने वाली नदियाँ गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब हो गई। और दाएं किनारे से यमुना मिलती है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल है, बेतवा है, केन भी है, और ये सोन नदी है। सोन नदी भी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ये सब पटना के आसपास गंडक, सोन ये सब वहीं पर मिलती हैं। तो देखिए कौन सी कहाँ से निकलती है। तो कोसी जो है वो मैंने बता दिया। चंबल जो है वो जाना पाव पहाड़ी, महू जिला एमपी में, वहाँ से निकलती है। बेतवा विंध्य क्षेत्र से निकलती है। और सोन जो है अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से। तो इनको याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे प्रश्न आपको मिलेंगे। इन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, जैसे बाल सागर बांध वगैरह, इनके बारे में। और ये सोनभद्र के पास में जो इस बांध बनाए गए उनके बारे में। तो ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये होगी गंगा नदी। गंगा नदी की दो धाराएं हैं। यहाँ पे फरक्का बैराज, आप नाम सुना होगा फरक्का, एक ट्रेन भी चलती है फरक्का एक्सप्रेस। तो फरक्का एक बैराज है, वहाँ से जो गंगा नदी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक नदी जो है हुगली के रूप में दक्षिण की ओर चली जाती है, और एक जो है वो बांग्लादेश की ओर प्रवेश कर जाती है। इसी को लेकर के विवाद भी है कि बांध के जरिए पानी जो है वो हुगली की तरफ ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की वजह से बांग्लादेश की तरफ से विरोध भी इसको लेकर के होता रहा है समय समय पर। ये नदी जब आगे चल करके जब बांग्लादेश में जाती तो इसको यहाँ पर बोल दिया जाता है पद्मा, और ऊपर की तरफ से ब्रह्मपुत्र को बोल दिया जाता है मेघना, संयुक्त जमुना, सॉरी इसको बोल देते हैं जमुना। और दोनों की संयुक्त धारा जो कहलाती है वो कहलाती है मेघना। तो ये सब प्रश्न परीक्षा के हैं, कुछ खास नहीं है, ये सब आप जानते हैं, बहुत बार ऐसे बताया भी जा चुका, प्रश्न आते भी रहे। और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये नदी जो है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो निकलती है तिब्बत से, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। इसको तिब्बती भाषा में सांगपो बोलते हैं, और चीन में इसको यार्लू जंगबू के नाम से जानते हैं, यार्लू जंगबू के नाम से जानते हैं। अब ये नदी जो है ये आगे चल करके नमचा बरवा के पास में ये एक कोरबा गाज का निर्माण करते हुए दक्षिण में आती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो आगे चल करके ये बांग्लादेश में चली जाती है और आगे चल करके अपना डेल्टा बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, सुंदरबन डेल्टा, जो सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, महानदी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये नदी आपको जो दिख रही है गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पोंड्यार, कावेरी, वेंगई, ये सब नदियाँ हैं। अब इसमें से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो नदियाँ सब इंपॉर्टेंट हैं, उत्तर दक्षिण क्रम भी आ जाएगा, लेकिन इनकी सहायक नदियों के ऊपर ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदी, कौन सी कावेरी की। हालांकि अभी मैंने इसमें बताया नहीं सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा का जो बना देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा
मैप जो है बहुत गंदा लगने लगेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आने वाले वीडियोज़ में जब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे तो विस्तृत रूप से इनके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी नदी कहाँ से निकलती, कैसे बहती, उसके बारे में बताएंगे। तो स्वर्ण रेखा की बात करेंगे तो रांची के निकट हम बात करेंगे तो रानी चुआ एक जगह वहाँ से निकलती है। ब्राह्मणी की बात करेंगे, कोयल प्लस शाख नदी की जो है संयुक्त धारा जो ब्राह्मणी कहलाती है। वैतरणी केओझर पठार उड़ीसा से निकलती है। महानदी सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में वहाँ से निकलती है। महानदी के बाद हम बात करेंगे गोदावरी जो है नासिक के पठार से, नासिक के क्षेत्र से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। पेन्नार नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। वेंगई वर्षानद की पहाड़ियों से निकलती है। शरावती जो है अम्बु तीर्थ नाम की एक जगह है, पहाड़ी है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, वहाँ से निकलती है। ये है जो ये नदी दिख रही है, ये है शरावती। ये इसके नीचे जब हम आएंगे तो पड़ेगी लूनी नदी। देखिए ये लूनी नदी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से। ताप्ती मुल्ताई नामक बैतूल एमपी से निकलती है। माही नदी मेहद झील मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। साबरमती जो है जय समुद्र झील उदयपुर से निकलती है। अब ये मैप में देखते हैं, ये आपको दिख रही है नर्मदा, ये हो गई ताप्ती। इधर मैंने बता दिया पेन्नार कावेरी और ये वेंगई नदी वर्षा नदी की पहाड़ियों से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रही है सबसे ऊपर, देखिए लूनी नदी है, ये हो गई साबरमती नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। साबरमती कहाँ से निकलती है? जय समुद्र झील उदयपुर से। माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहद झील एमपी से। नर्मदा ताप्ती मैंने बता दिया, ये भ्रंश घाटियों में बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, इनको याद रखिएगा, भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ भ्रंश घाटियों में, हालांकि अभी आगे इनके बारे में और भी डिटेल में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, एक नदी के लेकर के मैंने पूरा एक बना दिया डायग्राम। इसमें नदियाँ हैं, सारी नदियों को मैंने इसमें समाहित कर दिया है, कौन नदी कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती है। आप जाने लूनी नदी जो राजस्थान के क्षेत्र में बह करके वहीं ख़त्म हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा, समुद्र में नहीं मिलती है। तो ये एक तरीके से ऐसी नदी जिसका मिलन समुद्र से नहीं हो सकता है, हो पाता है। ये एक तरीके से आंतरिक नदी है, इनलैंड नदी है, जिस तरीके से, हालांकि इसका कोई डेल्टा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूँ, ओकांगो नदी है जो बहती है बोत्सवाना के क्षेत्र में, जो जिसका डेल्टा सबसे बड़ा इनलैंड आंतरिक डेल्टा है। मतलब कि वो ऐसी नदी है जो जिसका डेल्टा आंतरिक तौर पे ही मतलब वहीं बन जाता है बोत्सवाना में, वो कांगो डेल्टा इसको बोलते हैं। वो काफ़ी बड़ा डेल्टा है जहाँ पर बहुत सारे वन्यजीव वगैरह और पेड़ पौधे पक्षी वगैरह और जानवरों को आश्रय मिलता है, क्योंकि बोत्सवाना के जो कालाहारी डिज़र्ट के पास में आप देखेंगे तो वहाँ पर रहने लायक कंडीशन नहीं रहती। और एक बोत्सवाना के पास के क्षेत्र में जब ये जो कांगो नदी जो है वो काफ़ी फेमस नदी है, और वो एक अपना डेल्टा जो बनाती है, उसका पानी जो है पूरे रेगिस्तान के क्षेत्र में फैल जाता है और वो काफ़ी दलदली एरिया बन जाता है और वो काफ़ी सारे जीवों को आश्रय स्थल। उसी तरीके से ये लूनी नदी है। साबरमती माही जैसे एक आते हैं, प्रश्न आता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, नर्मदा ताप्ती। अब इनमें देखिए जैसे मैंने बताया, ये हो गई गोदावरी, इसकी वेनगंगा इंद्रावती 2 सहायक नदियाँ मैंने अभी और भी बाद में बताएंगे। भीमा हो गई, तुंगभद्रा, और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र रायचूर, जिसको लेकर के इतिहास में बड़े युद्ध हुए, रायचूर द्वाब को लेकर के। द्वाब मैं बता दूं द्वाब क्या होता है। द्वाब जो होता है वो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको द्वाब बोलते हैं। देखिए कुछ शब्दावलियाँ उनको आप जान लीजिए, जैसे ड्रेनेज पैटर्न मैंने बता दिया, ड्रेनेज सिस्टम बता दिया, और एक ड्रेनेज बेसिन होता है। बेसिन जो नदी का अपवाह क्षेत्र है जिसमें नदी पूरी बहती है, उसके पूरे क्षेत्र को हम लोग उसको बोलते हैं, जिस क्षेत्र तक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र रहता है, उसको हम लोग उस नदी का बेसिन बोलते हैं। तो ये क्या है, बेसिन, जैसे गंगा नदी की बेसिन है, ये पूरा क्या गंगा नदी की बेसिन, यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में कटाव किया गया और उसका निर्माण किया गया। और ये पूरी जो गंगा का जो पूरा एरिया है वो पूरा काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी है। तो ये सब हो गई नदियों के नाम जो मैंने बताया। अब इसमें से अंतर क्या है, कैसे नदियों का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र की नदियों की बात करेंगे। इन नदियों का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि तमिलनाडु के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में बाढ़ सी आई हुई है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मानसून का समय आने वाला है और इस दौर में आप लोग मानसून के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अंडमान निकोबार में मानसून आ चुका है। आप लोग यही सुनते हैं कि केरल में सबसे पहले मानसून आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो मानसून है वो आता है अंडमान निकोबार में, जहाँ पर मानसून ने दस्तक दे दी है। और प्री मानसून की जो बारिश है वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है, और कई क्षेत्रों में इसके बाढ़ के भी प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ते रहा कीजिए, आपको इसकी, और जब भी बाढ़ के बारे में और इन क्षेत्रों के बारे में आप मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पेपर में कई सारे एडिटोरियल इससे रिलेटेड निकलते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में और इस समय इन क्षेत्रों में बारिश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो गर्मी का आनंद लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।